सबको नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज से यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है क्या कि अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताएं होती है, यानी जो अधिगम असमर्थ हैं यानी लर्निंग में जो पीछे रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, वैसे बालकों की विशेषताएं क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है संवेगात्मक प्रतिरोध, दूसरा दिया है चेतना की कमी और तीसरा ऑप्शन दिया है स्मृति की कमी या इनमें से सभी। तो यहाँ जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं उसमें से सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती है, यानी वो संवेगात्मक प्रतिरोध भी होता है, चेतना की कमी और स्मृति भी कमी। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यानी क्या है वो। पहला ऑप्शन दिया है बहुत बुद्धिमान है, हर परीक्षा में यानी परीक्षा में हर बार वह अच्छा अंक प्राप्त करने के योग्य है। तीसरा ऑप्शन दिया है पार्श्व, जिसको हम लोग लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। चौथा ऑप्शन है कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही विलक्षण है वो। तो यहाँ पर कहता है कि सृजनात्मक विद्यार्थी वह है, यानी इसका आंसर होगा पार्श्व, लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है क्रिएटिव बालक, यानी है ना, क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, यानी किस प्रकार का डिसेबिलिटीज होता है। ठीक है, तो पहला है डिसकैल्कुलिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसग्राफिया और चौथा है डिस्थीमिया। तो यहाँ शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उसमें डिसग्राफिया होती है। ठीक है, डिसग्राफिया बीमारी होती है, यानी डिसग्राफिया उसमें अक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बच्चा जो खाली स्थान दिया है से ग्रस्त है, यानी कौन सा विकार से ग्रस्त है, जो SAW यानी सा और WAS वाच या फिर न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार जो विकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है शब्द जबलिंग विकार, तीसरा है डिसलेक्सीमिया और तीसरा ऑप्शन दिया है डिसमॉर्फिया और चौथा है डिसलेक्सिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है, यानी क्या है। ठीक है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि समावेशी शिक्षा की भावनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। चौथा ऑप्शन दिया है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। ये लास्ट वाला भी ऑप्शन एकदम नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि जब एक शिक्षिका जो होता है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो इसका मतलब है कि वह समावेशी शिक्षा की भावनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। यही इसका आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 6 में। श्रवण ह्रास ग्रसित बच्चों में, यानी जो सुनने में जो डिसेबल है, ठीक है, तो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं, यानी जो नशाई है कुंठित होते हैं, जो किसका सामना करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम होता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षम होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में अक्षम है और चौथा ऑप्शन दिया है खेल कूद में सहभागिता निभाने में अक्षम है। तो यहाँ इसका आंसर पहला ही होगा, यानी दूसरे के साथ संप्रेषण करने, ठीक है, यानी सूचनाओं के आदान प्रदान करने या बांटने में वह अक्षम होता है। ठीक है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिसलेक्सिया में मुख्य रूप से खाली स्थान दिया है की समस्या से उत्पन्न है, संबंधित है, यानी कहता है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सा विकार की समस्या से संबंधित होता है। सुनने में, ठीक है, पढ़ने में, बोलने में
या फिर बोलने एवं सुनने में। तो यहाँ एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित है, यानी पठन विकार है ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस प्रकार कराई जानी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, और तीसरा ऑप्शन दिया है कि विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा पहला होगा, यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यानी विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग, ठीक है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग, और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन दिया है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग। तो यहाँ इसका आंसर पहला होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्थीमिया है, यानी डिस्थीमिया किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है यानी विकार है? पहला है गंभीर तनाव की अवस्था, दूसरा है पठन विकार, तीसरा है शब्द जबलिंग विकार, और चौथा है लेखन विकार। तो यहाँ डिस्थीमिया जो होता है गंभीर तनाव की अवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से नेक्स्ट चलते हैं। गणित को समझने की असक्ता है, कहने का मतलब है कि जो गणित को पढ़ने में अक्षम होते हैं वो कौन सा विकार कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसमॉर्फिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया। तो जहाँ भी आपको समझ में आएगा गणित के बारे में जहाँ भी रहेगा तो वह डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन गणित में करते हैं इसलिए आसान है कि इसको हम गणित को समझने में जो असक्त होते हैं वैसे बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी वैसे विकार को क्या बोलते हैं? डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिसग्राफिया मुख्य रूप से खाली स्थान दिया हुआ है किस समस्या से संबंधित है, यानी कौन से विकार है वो डिसग्राफिया जो है? पहला ऑप्शन दिया है सुनने में, पढ़ने में, बोलने में या फिर लिखने में। तो डिसग्राफिया मुख्य रूप से लेखन संबंधी विकार को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असक्तता कौन सी है, यानी मौखिक रूप से सीखने का जो अक्षमता है कौन सी है? पहला यानी क्या कहते हैं उसको? डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया या फिर डिसलेक्सिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अफेजिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान दिया है में घनिष्ठ संबंध है, यानी मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान दिया में कौन सा ऑप्शन है जिसमें घनिष्ठ संबंध होता है? ठीक है, तो अभिवृत्ति, स्वकार्यता, बचने और फिर समायोजन। तो यहाँ इसका आंसर होगा स्वीकार्यता, यानी मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है सैफर का, या फिर हैंडफील्ड का, या ड्रेवर का, फिर लेडेल, है ना, लेडेल का। तो यहाँ इसका आंसर होगा ड्रेवर, यानी ड्रेवर ने ही कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ, व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित? यानी फ, व, म, न अक्षरों की ध्वनि जो होता है, जो साउंड होता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है, तो यह किस प्रकार का अधिगम विकार होता है? ठीक है, यानी कहता है अवधान केंद्रन से, स्मृति से, प्रत्यक्षीकरण से, या इनमें से सभी। तो यहाँ
इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो, यानी आप यदि शिक्षक हैं और आपके कक्षा में कोई बच्चा जो अधिगम अक्षम हो, यानी लर्निंग में वो अक्षम है, सीखने में अक्षम है, तो आप क्या करेंगे, आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। पहला ऑप्शन है कि उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे। और चौथा ऑप्शन दिया है, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ जो है, यदि आप एक कक्षा शिक्षक हैं, टीचर हैं, और आपके क्लासरूम में कोई बच्चा अधिगम रूप में अक्षम है, तो सबसे बेहतर उपाय है कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है, यानी वह सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, या देख नहीं पा रहा है, यानी किस प्रकार अक्षम है वो। ठीक है। यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी उसकी समस्या को पहले समझेंगे, फिर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। दूसरा दिया है मानसिक विकारों का न होना। तीसरा है व्यक्ति के विकारों से मुक्ति, और इनमें से सभी। तो यहाँ इसका एकदम स्पष्ट क्लियर है कि निम्न में से, यानी किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित जो करता है वह है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है, यानी दृष्टिबाधिता की जो समस्या है उसको इंडिकेट नहीं करता है। पहला है दिशा निर्देशन के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय या दूरी मापने में असमर्थता। तो यहाँ इसका पहला ही ऑप्शन सही है कि दिशा निर्देशन के अनुसरण में समस्या। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि वाक बाधित मतलब बोलने संबंधी विकार, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है, उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी अपने विचार को प्रदर्शित करे कक्षा में, उसके लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, या उनको उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करती है, तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर, ये भी नहीं होगा। यानी यदि वाक बाधित है, यानी वो बोल नहीं पा रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा है, तो उसको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए उसको हम लोग हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितांश संस्थान। ठीक है, यानी राष्ट्रीय दृष्टि यानी देखने संबंधी जो असमर्थता है उसका संस्थान यानी NIVH कहाँ पर स्थित है, यानी इंडिया के कौन से शहर में यह स्थित है? पहला है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करती है? पहला, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, और तीसरा ऑप्शन दिया है स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, और चौथा दिया है सहायता के लिए बाहर से संसाधन प्राप्त करना। ये तो गलत है। ठीक है, इसलिए इसका बेहतर आंसर होगा कि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी बच्चे कोई एक गोल यानी अपना लक्ष्य को निर्धारित करो और उसकी पूर्ति हेतु मेहनत करो, लग जाओ उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है? यानी जो भी विशेष बालक होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समायोजन की समस्या, कुरूपता की समस्या, या फिर मानसिक असंतुलन या शारीरिक न्यूनता।
तो यहाँ एकदम इसका होता है समायोजन का अभाव होता है, यानी वैसे बच्चे एडजस्ट करने में उसको काफ़ी समस्या होती है। ठीक है, पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल रूप से यदि वो कोई स्वास्थ्य नहीं है तो वह मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पहला दिया है कुप्पुस्वामी का ये कथन है, या फिर फ्रेंडसन का है, या स्किनर का है, या फिर ड्रेवर का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंडसन। यानी मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का जो बहुत घनिष्ठ संबंध है यह कहा गया है, फ्रेंडसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य की योग्यता है, यह कथन कहा गया है। यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, यह कथन क्या गया? पहला है लैडेल का, है ना, लैडेल का, या फिर ड्रेवर का, स्किनर का, या क्रो एंड क्रो का। तो यहाँ जो है इसका आंसर होगा लैडेल महोदय ने ऐसा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? यानी प्रश्न कहता है कि मानसिक रोगों से जो बच्चे पीड़ित होते हैं यानी बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? पहला है समाजमिति विधि द्वारा, या व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा, या नियंत्रित निरीक्षण विधि द्वारा, या फिर मनोमिति विधियों द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा वैसे बच्चों का हम लोग बीमारी के कारणों का पता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। यदि एक बच्चा 16 यानी 16 को 61 यानी 61 लिखता है तथा 6 यानी 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है क्या? किस प्रकार के दोष है? यानी दृष्टि दोष है उसको, या सीखने में अक्षम है, या फिर मानसिक दोष है, या फिर मानसिक क्षय है। तो यहाँ ऐसा इसका आंसर होगा सीखने में वह अक्षम है, यानी वह लर्निंग डिसेबिलिटी है उस बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए, यानी विकलांग बच्चे जो होते हैं सामान्य शिक्षा व्यवस्था में उसको शिक्षित करना चाहिए। रीजन क्या है, यानी कारण क्या है? क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है वे सहानुभूति के पात्र हैं, दूसरा उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, तीसरा दिया है उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है, और चौथा ऑप्शन दिया है इनकी शारीरिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। ये गलत है। यानी यहाँ कहता है कि विकलांगों को समान शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आगे बढ़ के जीवन में उसको एडजस्ट करना है, समायोजन करना है समाज में, दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, इसीलिए उसको क्या होता है कि सामान्य शिक्षा व्यवस्था की तरह ही उसको शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है 1992 1992, 1985 1985, या 1975 1975, या फिर 1982 1982। तो इसका आंसर होगा 1982, यानी चौथा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या, विकलांग जन अधिनियम कब पारित किया गया? यानी विकलांग जो जन है, पब्लिक एक्ट जो है यानी डिसेबिलिटीज का, तो विकलांग जन अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन दिया 1990, 1992, 1995, या 1996। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1995, यानी 1995 में विकलांग जन अधिनियम को क्या किया गया था? पारित किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? यानी पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों के किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पहला, संवेगात्मक रूप से विकलांग, गतिक रूप से विकलांग, या बहुल विकलांग, या फिर अन्य। तो यहाँ इसका आंसर होगा गतिक रूप से विकलांग, ऑप्शन दूसरा आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। कहता है कि कौन सी संस्था
चक्षु विकलांगों के लिए, यानी जो चक्षु मीन्स आँख के विकलांगों के लिए कार्य कराने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा पहला, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, यानी यही संस्था जो होता है चक्षु विकलांगों के लिए कार्य कराने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है। अगला प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है, यानी विकलांग व्यक्ति के कल्याण से संबंधित है, यह भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन दिया है कि 46 एंड 42, यानी 46 एवं 42। दूसरा ऑप्शन दिया है 41 एवं 46। तीसरा ऑप्शन दिया है 42 एवं 43 और चौथा दिया है 14 और 15। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा, यानी 41 एंड 46, 41 एवं 41 एवं 46 इसका आंसर होगा। यही अनुच्छेद जो है, आर्टिकल है, ठीक है, जो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय विविध प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए किराए में छूट देता है, यानी जो होता है रेल मंत्रालय जो होता है विकलांग व्यक्तियों को किराए पर छूट देता है, कितना से कितना परसेंट का, 15 से 75%, 25 से 50%, 75 से 99% या 100%। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो पहला आंसर होगा, यानी 15 से 75% तक, यानी उसकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है उसके आधार पर वो 15 से 75% उसकी किराया पर छूट देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी किस तिथि को जो है विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। पहला, मार्च के प्रथम रविवार को, मार्च के द्वितीय रविवार को, या मार्च के तृतीय रविवार को, या मार्च के फोर्थ संडे यानी चौथा रविवार को। तो यहाँ इसका आंसर होगा मार्च का तृतीय रविवार, यानी मार्च महीना का तीसरा रविवार जो होता है, तीसरा संडे को विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है, फैजाबाद में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में, या फिर होशंगाबाद में। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान भारत के हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, हैदराबाद में, मुंबई में, या फिर कलकत्ता में। कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ इसका आंसर जो होगा वह कलकत्ता होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान स्थित है, यानी राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, फिर से देख रहे हैं कि देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। तो एकदम क्लियर है, यहाँ पर इसका आंसर एक तो रट जाना है, इसका आंसर जो होगा वह मुंबई होगा। अगला प्रश्न कहता है, विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, यानी जो विकलांग होते हैं, डिसेबिलिटी जो आते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, या सीखने में अक्षम बालकों के लिए शिक्षा में क्या प्रावधान, कौन सा प्रोविजन है, ठीक है, शैक्षिक प्रावधान क्या है। पहला है विशेष कक्षा लिया जाना चाहिए, विशेष अध्यापक होना चाहिए, या विशेष स्पेशल उसका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि श्रवण क्षतियुक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है, यानी जो बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं वैसे बालकों को शिक्षा दिए जाते हैं, चिन्हित भाषा के द्वारा या संकेत भाषा के द्वारा, पहला और दूसरा दोनों भाषा के, यानी चिन्हित भाषा के द्वारा भी और संकेत भाषा के द्वारा भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा तीसरा, यानी श्रवण क्षतियुक्त जो बालक होते हैं उसको चिन्हित भाषा के द्वारा दिया जाना चाहिए एवं संकेत की भाषा के द्वारा, इसलिए इसका पहला और दूसरा दोनों इसका आंसर होगा। अगली प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती है। पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है, तो उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। पहला है संगीत भाषा से, चिन्ह भाषा से, संकेत भाषा में, या फिर ओष्ठ पाठन में।
ठीक है। तो श्रवण क्षतियुक्त बालकों को शिक्षा निम्न में से जो होता है संगीत भाषा में नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं। दृष्टि संबंधी दोष मानव के विकास यानी दृष्टि संबंधी दोष जो होता है मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि शारीरिक व मानसिक, दूसरा है शैक्षिक व व्यावसायिक, और तीसरा है संवेगात्मक, और चौथा है सांस्कृतिक कल्चरल। तो यही इसका आंसर होगा, यानी कल्चरल पर उसका कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट कहता है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है कैसे बालकों के लिए, यानी अंधे बालकों के लिए, या श्रवण दोष युक्त बालकों के लिए, या विकलांग बालकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा अंधे बालकों के लिए। ठीक है, ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं, यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वह निम्न में से कौन सा है प्रकार जो है उसमें से नहीं होते हैं। पहला है लंगड़े, ठीक, ये तो होते हैं, है ना। लूल्हे एवं पोलियोग्रस्त, ये भी होते हैं, यानी जड़ बुद्धि वाले। कोई जरूरी नहीं है कि जो विकलांग बच्चा है वो जड़ बुद्धि वाले यानी कमजोर है या मंद बुद्धि वाले है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से सही, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा जड़ बुद्धि वाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, कहता है कि मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी जो भी मनुष्य है मनुष्य के आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। पहला है स्तर उच्चता गुण, ठीक है, स्तर उच्चता गुण, तेजी ऊंचाई स्तर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और चौथा तीसरा ऑप्शन दिया है लय गंभीरता सुरीलापन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से जो होता है ना स्तर, उच्च एवं गुणता के आधार पर किया जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरा पहला होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि बालकों, पहले है क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार, कि बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या यानी प्रोनाउंसिएशन की जो समस्या है को किस आयु में गंभीरता से लेकर इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, यानी बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर युवावस्था में। तो एकदम क्लियर है कि शैशवावस्था में ही इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि शैशवावस्था में यदि कुछ बच्चा जो होता है ना बोलना शुरू कर जाता है, तुतलाते हुए बोलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो क्लियर नहीं करता है तो उसी में उसको प्रयास करना है और उसको सुधारना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करो, प्रयास करवाना है और सुधारना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, यानी जो क्लासरूम में है अपंगता के कारण कोई बच्चा को क्या कर दिया जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, यानी उनकी कौन सी आवश्यकता, यानी जो बच्चा है उनकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति शिक्षक को करनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक आवश्यकता की, तो वो तो पूरा नहीं कर सकता है। सुरक्षा आवश्यकता की, उसको भी कुछ नहीं मार सकता, ये भी नहीं होगा, यानी वैसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है बच्चे को पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ उसको कोई मारने पीटने वाला नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है संबंध जोड़ने की आवश्यकता, और चौथा ऑप्शन दिया सम्मान पाने की आवश्यकता। तो यहाँ इसका आंसर होगा तीसरा, यानी संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, यानी वैसे ही व्यक्ति बच्चों को अब क्लासरूम के बच्चों के साथ उसका रिलेशन को डेवलप करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा के कुछ छात्र कमजोर दृष्टि के हों तो, यानी कक्षा का कुछ छात्र जो होता है कमजोर दृष्टि के हैं तो क्या करना चाहिए, उन्हें आगे बैठाना चाहिए, उन्हें इलाज की सलाह देनी चाहिए, उनकी अभिभावकों को बुलाकर उनके यानी छात्र के इलाज की सलाह दी जानी चाहिए। ठीक है, या उनकी परवाह किए बिना, है ना, किए बिना अपने कार्य को ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा होगा, यानी वैसे बच्चों के अभिभावकों को बुला करके और उसको इलाज करवाने की सलाह दिया जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगर कहता है कि निम्न में से हमको कॉलम दिया है, 2 कॉलम में इसको मैच करना है यानी मिलाना है। तो अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, है ना, संप्रेषण तकनीक, यानी जो संप्रेषण तकनीक है उसके सामने आप देख रहे हैं श्रवण क्षतियुक्त बालकों की सबसे बड़ी समस्या। दूसरा है भाषा चिन्ह और उसके सामने आप देख रहे हैं अमेरिकन चिन्ह भाषा। तीसरा है शैक्षिक परिणाम और उसके सामने देख रहे हैं श्रवण क्षतियुक्त के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं। और चौथा दे रहा है कि सामान्य वर्गीकरण और उसके सामने दिया है चिकित्सीय वर्गीकरण। तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर, यानी कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा मैच है जो कर रहा है, पहला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो होता है संप्रेषण तकनीक को आप देखिए, संप्रेषण तकनीक जो होता है वो उसके सामने जो कूट भाषा है श्रवण क्षतियुक्त बालकों की सबसे बड़ी समस्या होता है उसके संप्रेषण का, ये एकदम सही है। दूसरा कहता है भाषा चिन्ह, अमेरिकन भाषा चिन्ह, ये इसका एकदम सही है। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं शैक्षणिक परिणाम और यहाँ पर दिया है श्रवण क्षतियुक्त के लिए, ये आंसर नहीं होगा, आवश्यकता नहीं। या सामान्य वर्गीकरण चिकित्सीय वर्गीकरण, ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा पहला एवं दूसरा। ठीक है, यानी पहला और दूसरा आंसर होगा, यानी जो कूट में दिया है, कोड में दिया है, इसमें पहला ही मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न जो चलते हैं, दृष्टि दोषयुक्त बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है, यानी जो देखने में अक्षम होते हैं वैसे बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है, नेत्र चिकित्सालय परीक्षण के द्वारा या फिर है ना स्टेनलेट चार्ट के द्वारा या जिगर चार्ट के द्वारा या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, यानी उसकी किस प्रकार की दृष्टि है, कितने % उसमें दृष्टि बाधित है उनकी, तो उस आधार पर हम लोग इसमें सभी आधार पर, यानी इनमें से सभी जो आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि दृष्टिहीन बालकों के व्यवहार में निम्न दिखाई देने वाला कौन सा लक्षण है, यानी दृष्टिहीन बालकों का जो व्यवहार में दिखाई देने वाला लक्षण कौन कौन है। तिरछी नज़र होता है, टेढ़ा करके ये देखता है, यानी चलते समय वस्तुओं या व्यक्तियों से टकरा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको दृष्टि यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए चलते समय किसी वस्तु से टकरा गया या कोई आदमी से टकरा गया। ठीक है, सिर दर्द का भी शिकायत होता है ना, वैसे बच्चों में सिर दर्द का भी शिकायत होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दृष्टिदोष बालकों की समस्या है, यानी दृष्टिदोष बालक की कौन सी समस्या है, निम्न दृष्टिलब्धि, धीमा वाणी विकास या सौंदर्यानुभूति की कमी, उपरोक्त में से सभी। यानी दृष्टिदोष बालकों की समस्या निम्न तो दृष्टिदोष होता ही है, धीमा है ना वाणी विकास भी होता है और सौंदर्यानुभूति की कमी होती है, सुंदरता की भी कमी होती है। तो इसका आंसर जो होगा चौथा आंसर होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है कि अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई, जानना चाहिए। क्या है ऑप्शन, 1976, 1977, 1990 या 1992। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1976। ठीक है, 1976 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा का समायोजन किस आधार पर किया जा सकता है, यानी पूर्ण अंधे बालकों की जो शिक्षा में जो एडजस्टमेंट है, समायोजन किस आधार पर किया जा सकता है। पहला, ब्रेल लिपि के द्वारा किया जा सकता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम उसके लिए लगाया जाना चाहिए, ये भी आंसर हो सकता है, विशिष्ट आवासीय स्कूल भी होनी चाहिए, ये भी इसका आंसर होगा, यानी ऑल होगा, इसमें सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि निम्न दृष्टि वाले बालकों की शिक्षा का समायोजन किया जाता है, यानी जो निम्न दृष्टि के जो बालक होते हैं उसकी शिक्षा का समायोजन किस आधार पर किया जाता है। पहला है विशिष्ट शिक्षण सामग्री के द्वारा, एकदम सही। कहता है सुनकर दोहराने के अभ्यास के द्वारा, यानी उसको सुना करके उसको रिपीट यानी दोहराने के अभ्यास के द्वारा, या कक्षा अनुकूल द्वारा यानी कक्ष अनुकूल के द्वारा। तो इसका आंसर यहाँ ऑल होगा, सभी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, कैसे छात्र नेत्रहीन की श्रेणी में आते हैं, यानी नेत्रहीन की श्रेणी में आते हैं। पहला, दुर्बल एवं नगण्य दृष्टि वाले छात्र। दूसरा है सबल एवं नगण्य दृष्टि वाले छात्र। और चौथा है सामान्य चश्मा लगाने वाले छात्र। चौथा ऑप्शन दिया है चश्मा नहीं लगाने वाला छात्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट में, यानी पहला ही आंसर होगा। यानी कैसे छात्र नेत्रहीन श्रेणी में आते हैं, जो दुर्बल या
नगण्य दृष्टि वाले होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। श्रवण दोषयुक्त बालकों की क्या समस्या है? यानी श्रवण यानी सुनने संबंधी बालक जो दोष है बच्चा में, उसकी क्या समस्या है? भाषा संबंधी समस्या हो सकती है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास में भी बाधा होती है और असामान्य संवेगात्मक व्यवहार भी होता है। यानी यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी, सब इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि श्रवण विकलांगता का प्रकार है। श्रवण विकलांगता का प्रकार है, पहला क्या है? चालकीय श्रवण विकलांगता, संवेदिक श्रवण विकलांगता, मिश्रित श्रवण विकलांगता और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इसका आंसर उपरोक्त में से, यहाँ इसका आंसर जो होगा पहला होगा। यानी श्रवण विकलांगता का जो प्रकार है चालकीय श्रवण विकलांगता। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अधिगम असमर्थी बालकों की विशिष्ट समस्याएं कौन सी होती है? यानी अधिगम असमर्थी बालकों की विशिष्ट समस्या क्या है? पहला है पढ़ने में असमर्थता, लिखने में असमर्थता, संप्रेषण और अनुदेशन को समझने की समस्या। तो यहाँ इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यानी अधिगम असमर्थी बच्चों की विशिष्ट समस्याएं जो होती है, पढ़ने में भी, लिखने में भी और संप्रेषण अनुमोदन में भी समस्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त नहीं है? पहला है उपलब्धि परीक्षण, ये तो होता है रुचि परीक्षण, योग्यता परीक्षण या मानक निदानात्मक परीक्षण। तो इसका आंसर होगा रुचि परीक्षण, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला ऑप्शन देखना है, शिक्षकों को अधिगम असमर्थी बालकों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट चलता है जो क्वेश्चन ऑप्शन है, समस्या के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षकों को बालकों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकें करती रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन है, सर्वप्रथम बालक को सीधे तथा सरल कार्य करने चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा, यानी सर्वप्रथम बालकों को सीधे तथा सरल कार्य करने दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, ठीक है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। यह कथन कही गई है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा? क्रो एवं क्रो के द्वारा, वैलेंटाइन का ये कथन है, स्किनर का ये कथन है या निक्सन का यह कथन है? तो स्पष्ट है, इसको याद रखना है कि यह जो है क्रो एवं क्रो का ये कथन है। यानी क्रो और क्रो का कहना था कि एक व्यक्ति जिसको कोई एक ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है ना, तो उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने विकलांग शिक्षा के संबंध में क्या कहा है? यानी एनसीईआरटी जो है वह विकलांग शिक्षा के संबंध में क्या कहा है? पहला, विकलांगता का तात्पर्य अंग विशेष की कार्य क्षमता पर अंकुश है। दूसरा कहता है कि विकलांगता जन्मजात हो सकती है। तीसरा है कि पहला और दूसरा दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों है। यानी एनसीईआरटी विकास शिक्षा के संबंध में जो कहा है वो कहा है विकलांगता का तात्पर्य अंग विशेष में कार्य क्षमता पर अंकुश है या फिर विकलांगता जन्मजात भी हो सकती है। अगला प्रश्न चलते हैं, कहता है कि जे.एच. बेकर ने विकलांगता के संबंध में क्या कहा है? कि विकलांग व्यक्तियों में किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता हो सकती है। दूसरा है विकलांगता के कारण व्यक्ति किसी कार्य को या तो पूरा कर सकता है या नहीं, या उपरोक्त एक दो, पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
कथन दिया है और दोनों कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि सफलता प्राप्ति में किसी प्रकार की वांछनीय कमी बालक के विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन दिया है उपरोक्त वर्णित विकास तथा परिपक्वता की कमी विकलांगता कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल वन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, या पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, या तो न पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो इस कथन में से यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी सफलता प्राप्ति में किसी प्रकार की वांछित कमी बालक के विकास तथा परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को क्या करता है? प्रभावित करती है, जो सही है। दूसरा उपरोक्त वर्णित विकास और तथा परिपक्वता की कमी विकलांगता कहलाती है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्न है ये 60। ठीक है, 60वां प्रश्न कहता है क्या कि कौन से बालकों को शब्द ग्रहण करने व देखने में कठिनाई होती है, यानी कौन से ऐसे बालक होते हैं जो शब्द ग्रहण करने में या देखने में भी उनको कठिनाई होती है, अर्थात बिना भावों को समझने बोलकर पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा पहला है प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, या अधिगम असमर्थी बालक या पिछड़े बालक। तो इसमें यहाँ पर इसका आंसर होगा अधिगम असमर्थी बालक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट का चर्चा करेंगे, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। ओके, बाय।